इस वक्त की बड़ी खबर नैनीताल से, जहां चार धाम यात्रा को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट ने यात्रा पर 7 जुलाई तक की रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, चार धाम यात्रा को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला। यात्रा पर 4 जुलाई तक की रोक। ज्यादा जानकारी कमल जगाती हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है सहयोगी। जी कमल, बताइए किस तरीके की जानकारी। जी मैं बता दूं आपको, इसमें पूरा जो मामला है ये कोरोना संक्रमण के फैलाव से संबंधित है और इसमें लगातार हाई कोर्ट कोरोना को फैलाव से रोकने के लिए सरकार से सवाल करते रहा। इसी में एक याचिका आई जिसमें चार धाम के जिक्र करा गया और इसमें कहा गया कि जो हरिद्वार कुंभ था उसके बाद अब चार धाम में भी फैलेगा कोरोना। तो इस चीज को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जब सवाल करे तो सरकार इसमें टालमटोल करते हुए उन्होंने 25 जून के अपने कैबिनेट के आदेश में ये निर्णय लिया था कि जो चार धाम है उसके आसपास जिलों के जो लोग हैं वो आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के चार धाम की दर्शन कर सकेंगे। लेकिन आज उच्च न्यायालय ने जब सही जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला तो उन्होंने 7 जुलाई तक का इसमें सीधे तौर पर रोक लगा दी है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से कहा है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग आप करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग को क्लियरली बताइए कि किस तरीके से आप उसको संचालित करेंगे, लोगों को, आम लोगों को जो दर्शन कराएंगे मंदिर के, वो किस तरीके से कराएंगे, क्या कराएंगे, और सरकार से शपथ पत्र भी मांगा गया है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्यूरो चीफ अजित राठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे जानने की कोशिश कर। अजित जी, क्या देखा जा रहा है? कुंभ का भी जिक्र किया जा रहा है, क्यों सरकार की तैयारियां नाकाफी लग रही हैं क्या? जनता देखिए, जो हाईकोर्ट में तारीख लगती है तो ऐसा नहीं होता जो सडनली लग जाती है, ऐसा केस नहीं है। पिछले दिनों जब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो आज इस मामले की पुनः सुनवाई होनी है, पहले से नियत था। और आज ही सुबह शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने ये बात कही थी कि हम यात्रा खोलने जा रहे हैं। इसके लिए एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई। 3 दिन पहले कैबिनेट में निर्णय लिया गया और 1 तारीख से 1 जुलाई से यात्रा खोलने की एक ऐलान किया गया कि हम इस तरीके से हम यात्रा खोलेंगे। पहले लोकल लोगों के लिए खोलेंगे, फिर पूरे प्रदेश के लिए खोलेंगे। तो ये जो आज हाईकोर्ट ने जो फैसला 7 तारीख तक जिस पर रोक लगाने के लिए लिया है, ये इस बात को दर्शाता है कि इनके वकीलों की, इनकी जो लीगल फौज वहां पर खड़ी है, उनका होमवर्क नहीं है और कैबिनेट की बैठक करने से बचा जा सकता था। इस कैबिनेट की बैठक को आज हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद किया जा सकता था। हाईकोर्ट के जो फैसले हैं उसकी जो सुनवाई, उसका जो रुख है, कम से कम सरकार अगर उससे कंसर्न होती तो ये आज नौबत ना आती कि आज ही हम यात्रा खोलने की बात कर रहे हैं और आज ही हाईकोर्ट ने अगले 7 तारीख तक रोक लगा दिया। जी जी अजित, तो ये अगर कैबिनेट मिलकर फैसला ले रहा है और इस पर कोर्ट को संशय हो रहा है, हालांकि अब क्या माना जाए कि 6 जुलाई 7 जुलाई के बाद चीजें फिर से बहाल होने के कोई चांस होंगे? हाईकोर्ट ने उनसे यात्रा खोलने और लोगों को सुरक्षित रखने का एक मैकेनिज्म पूछा है और हाईकोर्ट जितने भी हलफनामे दाखिल हो रहे हैं, हाईकोर्ट उनसे संतुष्ट नहीं है। तो अब हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है तो उस पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। अजित जी, आपको रोकना पड़ रहा है। सुरेश जोशी हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। जोशी जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। ये बताइए कि कैबिनेट की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है और हाईकोर्ट की तरफ से रोक लग रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे फैसले को? उसकी एसओपी भी जारी की थी, लेकिन आज अभी भी जो सूचना मिली है कि माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें कुछ दिनों के लिए रोक लगाई गई है। तो इसमें सरकार की ओर से जो वहां पर को पैरवी कर रहे हैं वो लोग उसका अध्ययन भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं क्या कारण ऐसे रहे। लेकिन मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि सरकार की उसमें पूरी तैयारी थी। सरकार ने जिस तरह से एसओपी जारी की थी उसमें क्रमबद्ध तरीके से वो एसओपी जारी की थी, जिससे कि कोविड के नॉर्म्स का भी पालन हो और किसी यात्री को असुविधा भी न हो और जो सनातन धर्मी हमारी प्रणाली है, देश विदेश से जो लोग आते हैं उन सबको जो है कि चारधाम यात्रा का अवसर भी मिले। ये सरकार की ओर से तैयारी की गई। लेकिन वो नाकाफी लगी। इस पर क्या, किस तरीके की जानकारी, आपकी बातचीत हुई है? क्या बिंदु दिए गए हैं इसे? नहीं, अभी इसकी डिटेल्स तो हम लोगों के पास नहीं आई है, लेकिन मोटे तौर पर सिर्फ ये अभी संज्ञान में आया है कि माननीय न्यायालय के द्वारा इसको कुछ दिनों के लिए यात्रा को स्थगित किया गया है। हमने 1 तारीख से खोलने का जो प्रोविजन रखा था तो उन्होंने कहा कि 7 तारीख तक इस पर रोक लगाई जाती है। अब उस पर क्या कारण उन्होंने दिए हैं और किस वजह से रोक लगी है, जितनी जानकारी जोशी जी हमें मिल पा रही है उसमें ये कह रहे हैं कि इस दरमियान लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर किस तरीके की तैयारी है, आप लोगों के पास इस बारे में जानकारी होगी?
नहीं, सरकार की ओर से तो देखिए हमने रूट्स की अगर हम बात करें तो 4 धाम का जो ऑल वेदर रूट है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितने भी कार्यदायी संस्थाएं हैं और जितने आपके वहाँ पर नहीं, आपने मेरा सवाल शायद मैं चलिए दोहरा देती हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि कोर्ट की तरफ से कहा गया है लाइव स्ट्रीमिंग, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो घर पर बैठकर देख सके, दर्शन कर सके, इसकी व्यवस्था कैसी है? नहीं देखिए, घर पर बैठ करके जो दर्शक जो है कि यात्रा का आनंद ले सकते हैं, उसके द्वारा तो पहले से ही जो है कि वो ऑनलाइन उसकी जो है कि पूरी तैयारियां पहले से थी और उसके लिए जो है कि गवर्नमेंट के द्वारा अपनी जो भी अपनी ऐप और उसके माध्यम से जो दर्शन होने थे वो तो पहले से हो रहे थे, उससे कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं थी। और जो सामूहिक आरती का कार्यक्रम है उस पर भी जो है कि उसको लोग देख रहे थे, लेकिन अभी जो 7 तारीख तक की जो रोक लगी है उस पर क्या उन्होंने कारण दिए हैं इसकी विस्तृत जानकारी आई नहीं है। जी, लेकिन सुरेश जोशी जी, आपको लगता है कि माकूल तैयारी थी प्रशासन की ओर से कि हम कोर्ट को समझा लेंगे कि हमने अगर कैबिनेट में सबने सहमति से ये फैसला लिया है तो उसके पीछे बिंदुवार वजहें हैं और हम सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट भी कर लेंगे, लेकिन क्या हम ये समझा पाने में नाकाम रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, हमारे अगर वहाँ पर को किसी तरह की कोई दुर्घटना अगर इस तरह की होती है तो आपदा नॉर्म्स के तहत, कोविड नॉर्म्स के तहत अगर हमारी SDRF की टीमें वहाँ पर तैयार थी। बिल्कुल सुरेश जी, देखिए आप कह रहे हैं कि आपकी तैयारी पूरी थी, कैबिनेट ने पूरी सहमति जताई थी, लेकिन अब प्रदेश के भीतर ये सवाल तो उठेगा ना कि सरकार तो कह रही थी 1 तारीख से, लेकिन हाईकोर्ट को एतबार नहीं है कैबिनेट के इस फैसले पर, और अब विपक्ष भी सवाल उठाएगा। के निश्चित तौर पर विपक्ष तो उसका सवाल उठाएगा या हाईकोर्ट ने क्या उस पर रीजन दिए, पहले तो हमको आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ हैं, सुरेश जोशी जी, उनसे ही सुन लेते हैं। आरपी रतूड़ी जी, स्वागत है एबीपी गंगा पर। सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप ही के सवाल पर वो कुछ कह रहे थे जी। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय उच्च न्यायालय को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत तो पहले भी साफ नहीं थी। इनको मालूम था कि कोरोना की दूसरी लहर चरम सीमा पर है। इन्होंने हरिद्वार में कुंभ करके उत्तराखंड के लोगों को झोंक दिया महामारी में। लेकिन आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हाईकोर्ट का कि इनकी कोई तैयारी नहीं है, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इनको केवल उत्तराखंड के लोगों को झोंकना है। अरे आपके पास अगर विजन नहीं, नीति नहीं, नियत नहीं है, आपको कोशिश करनी चाहिए। आप 20 लाख का करोड़ का पैकेज कहाँ गया भाई? आप पर्यटन व्यवसाय को, आप परिवहन व्यवसाय को, आप वहाँ होटल व्यवसाय को अगर आप रद्द कर देते तो ये कोरोना काल तो निकल जाता कम से कम। लेकिन आपकी नीयत तो कुछ है नहीं, आपको तो मैनेजमेंट करना नहीं, आपने केवल सुरेश जोशी जी, अगर आपने ये आरोप सुने हैं तो देखिए आम लोगों के भीतर भी कुंभ को लेकर भी ये आ रहा है कि क्या हाई कोर्ट के सामने कुंभ एक ऐसा उदाहरण बन गया जिसे देखकर 4 धाम पे भी उसकी आंच आ रही है? मुझे आवाज नहीं साफ आ रही है जी। सुरेश जोशी जी, आप तक आवाज आ रही हो? जी। सुरेश जोशी जी, जो आरोप लगा रहे हैं आरपी रतूड़ी जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि कुंभ का कहीं एग्जाम्पल या उदाहरण तो नहीं आ गया जहां पर जनता के मन में ये संदेश ना जाए कि झोंक देने वाला जो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देख, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी निराधार असत्य भ्रामकता फैलाती है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। इनके आरोपों में कहीं कोई सत्यता नहीं होती है। ये तो ऐसे आरोप लगाता है कि पहले आरोप लगा लेता है फिर भाग लेता है, मतलब एक कहता है ना कि थूको और चाटो और उसके बाद भागो, तो इस तरह की नीति इनकी है। लेकिन इसके आरोपों में कहीं कोई सत्यता नहीं है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड नहीं पूरे देश के जो आपके चैनल को देख रहे हैं उन दर्शकों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार निश्चित तौर पर 4 धाम यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी 4 धाम यात्रा के लिए की है। और निश्चित तौर पर हम सभी उन श्रद्धालुओं को जो 4 धाम जाना चाहते हैं 4 धाम की यात्रा भी कराएंगे, सुगम यात्रा कराएंगे। सुरेश जोशी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई दम नहीं है आरोपों में। जी, दम तो सुरेश जोशी जी मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज जिस तरह निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं, लगता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ चुकी है। मगर इनको कुंभ का वो नहीं दिखाई दे रहा कि कुंभ के बाद हमारे कितने साधु संत
कालग्रस्त हुए, कितने हमारे पुलिस के सिपाही संक्रमित हुए, कितने उत्तराखंड के लोग संक्रमित हुए, कितने मौतों का आंकड़ा हुआ। अगर इनको ये नहीं दिख रहा, ये सावन के अंधे हो गए, तो उसका तो भगवान ही मालिक है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन पहले इन्होंने जो निर्णय सुरेश लिया जोशी था, जी, ये कुंभ का सवाल इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप इस वक्त मौजूद हैं, दर्शक सुन रहे हैं, आप बताइए क्या स्पष्टता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है ना, मैं पहले भी मैंने आपको एक बात बोली, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि कांग्रेस देखो आरोप लगाती है, आरोप लगा के भागती है। कांग्रेस ने कोरोना के काल में कभी इन्होंने ऑक्सीजन के आरोप लगाए, कभी वैक्सीन न मिलने के आरोप लगाए, कभी इन्होंने बेड्स की कमी है, कभी इन्होंने कहा रेमडेसिविर की कमी है। यानी ये बोलते रहे और उसके बाद भागते रहे। अगर आप ये बताइए जितने आरोप अभी तक इन्होंने लगाए हैं, चाहे वो हरिद्वार कुंभ को लेकर के हो, चाहे कहीं हो, कहीं कोई आरोप इनका टिका? किसी आरोप पर कोई सत्यता आपको दूर दूर तक नजर आई? और ये खुद ही उन आरोपों पर नहीं टिके। ये कुंभ की बात बार बार कहते हैं, चारधाम की बात बार बार कहते हैं। मैं बार बार आपके चैनल में, अनेकों चैनलों में ये बोल चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो इस देश के बहुसंख्यक लोग हैं उनके विरोधी पार्टी है। इस तरह के कृत्य करके ये मैसेज देना चाहती है कि भाई हम जो है एक समुदाय का समर्थन करते हैं। कांग्रेस को अगर हिम्मत थी तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इनके नेताओं को कुंभ के समय भी ये घोषणा करनी चाहिए थी कि भाई कुंभ से जो है कोरोना फैलने वाला है, तो आप लोग जो है कि कुंभ में मत जाइए, कुंभ में स्नान मत करिए, कुंभ में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जाए। क्यों नहीं बोला इन लोगों ने? धर्म विरोधी होने का आरोप जी। देखिए ये हिंदू के ठेकेदार राम की भूमि बेच खा जाते हैं, राम का नाम खा जाते हैं। कुंभ में तो सांत मरे हैं, क्या वो हिंदू नहीं थे? जो हमारे उत्तराखंड में इतना मौत का आंकड़ा था, क्या वो हिंदू नहीं थे? जो बनारस की गंगा में बहती हुई लाशें थी, वो क्या हिंदू नहीं थे? ये हिंदू का खेलना बंद करें, ये हिंदू के ठेकेदार न बने। ये राम को बेच खाने वाले हिंदू करते लोग हैं। हम अयोध्या के मंदिर का दरवाजा खोलने वाले हिंदू है, तो कांग्रेस है। वहाँ की जमीन 2 करोड़ की 8 करोड़ में खरीदने वाले हैं, ये कहाँ से हो गए हिंदू? सुरेश जोशी जी, तो केवल रतुड़ी जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। राम के भक्त है, ये जनता के न भक्त है, ये न भगवान राम के हैं। ये केवल आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। सुरेश जोशी जी देखिए कि अब अगर कैबिनेट का फैसला आता है तो जनता के मन में आस बंधती है कि 1 जुलाई से हो सकता है अब यात्रा शुरू होगी, उनकी जीवन की बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। लेकिन अब इस फैसले से उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है, चुनाव भी बहुत नजदीक हैं और तमाम तीर्थ पुरोहित हैं। और ऐसे में इस फैसले को आप किस तरीके से लेते हैं और आने वाले वक्त में क्या रणनीति होगी, क्या तैयारी होगी? देखिए पहली बात तो यह है कि माननीय न्यायालय के द्वारा जी किन बिंदुओं को लेकर के आपत्तियां उसमें दी गई हैं और किन बिंदुओं को लेकर के 7 दिन का मैं इसको स्टे कहता हूँ ना, आप लोग इसको स्टे मानिए। ये कोई यात्रा खारिज माननीय न्यायालय ने ही की है। 1 जुलाई से अगर हम लोग इसको खोलना चाहते थे तो उन्होंने कहा है कि 7 जुलाई तक नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब पूरे सीजन के लिए यात्रा प्रतिबंध नहीं है। आखिर इन 7 दिनों के लिए भी माननीय न्यायालय के द्वारा क्या क्या विषय रखे गए हैं उस पर हम लोग, सरकार अभी अध्ययन करेगी, उस पर उनके जो लॉयर्स हैं वो स्टडी करेंगे। उसके बाद हम आपको उसका जवाब शाम तक, अभी दिन में 2-3-4 घंटे में स्टडी करेंगे कि भाई क्या क्या चीजें हैं हमें न्यायालय के सामने, जो उन्होंने हमारी किसी तैयारी के विषय को किसी दूसरे विषय पर जिस पर उनको शंका है उनके मन में, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। और निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 4 धाम यात्रा हम लोग कराएंगे। सरल, सुगम और अच्छी यात्रा होगी। देश भर के श्रद्धालु रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में वहाँ आएंगे। कोरोना का भी हम जो है कि नॉर्म्स जो है उसको फॉलो करेंगे। इसलिए यात्रा में कोई इस तरह की दिक्कत अड़चन कुछ आने वाली नहीं है। सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयारी से, संवेदनशीलता से लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, इसकी कोई परवाह हमको नहीं है। कांग्रेस के किसी सर्टिफिकेट की भी हमको जरूरत नहीं है। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, इस बात का जो है सत्य सामने एक बार नहीं हजारों बार आ चुका है। इसलिए जो है कि जनता इन पर न विश्वास करती है, न इनकी बातों को सुनती है। ये दिग्भ्रमता फैलाते हैं, ये एक असत्य झूठ बोल करके, एक झूठ को 100 बार बोल आरपी रतूड़ी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, आप सुन पा रहे हैं? जी आरपी रतूड़ी जी, लगता है हमारा संपर्क रतूड़ी जी से टूट चुका है।
जोशी जी आप ही हैं, अब यही बताइए कि अगर आने वाले वक्त में आप कह रहे हैं तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कोर्ट ने थोड़ी खामी या कमी जरूर महसूस की है, इस वजह से ये 1 तारीख के फैसले को 6 तारीख तक बढ़ाना पड़ा है, जिस पर आप कह रहे हैं कि अध्ययन की आवश्यकता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि 1 साल का लंबा इंतजार, उसके बाद अभी भी अमूमन यात्रा को लेकर लोगों के अंदर अलग ही उत्साह होता है, और लंबा इंतजार, ये इंतजार उनको मायूस नहीं करेगा? देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह के जब आदेश माननीय न्यायालय के आते हैं तो कहीं न कहीं जिन लोगों की तैयारी होती है, हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी वहाँ पर काम कर रहे हैं, टैक्सी मैक्सी वाले लोग हैं, जो कहीं न कहीं चारधाम यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, और साथ ही साथ जिनके मन में भगवान के दर्शनों की एक आस्था है, उनको कहीं न कहीं अगर इस तरह की रोक आती है तो उनका मन थोड़ा विस्तृत होता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ। चलिए सुरेश जोशी जी, आप आश्वासन दे रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं तमाम श्रद्धालुओं को, तो देखते हैं कि कब जल्दी से जल्दी डिटेल के साथ क्लैरिफिकेशन आती है। आपका शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नोएडा की, जहां सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई है। अस्पताल में सुबह से लोग लाइन में खड़े हैं और अब वैक्सीन खत्म होने की जानकारी मिली है। गर्मी है और लंबी लंबी कतारों में कोरोना टाइम घर के बाहर लगने वाले, अस्पतालों के बाहर लगने वाले लोगों के लिए ये जब खबर मिलती है कि वैक्सीन खत्म है, इसके बाद लोगों का हंगामा, और हंगामे के बाद पुलिस पहुंची। तो नोएडा के सेक्टर 30 जिला अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तमाम लोग हैं जो गुस्से में हैं। इनका कहना है कि वो सुबह से लाइन में लगे हैं और अचानक से आके बता दिया जाता है कि वैक्सीन खत्म है। कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर रहते हुए जिस कदर मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उस दौर में बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों का अंतिम संस्कार तक नहीं किया था। प्रयागराज में बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को गंगा के किनारे दफन कर दिया था, और गंगा के घाट पर एक तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी। वो दौर था जिसका ड्रोन ने वीडियो भी बनाया था, और वो वीडियो हमारे सामने आया था। अब उन शवों का विधिवत अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें देख रहे हैं आप, 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इससे पहले की टीम पहुंचे 22 मई को ड्रोन से तस्वीरों के बाद हड़कंप मच गया था, जिसके बाद किस तरीके से 24 मई को शवों पर ढकी गई राम नामी चुनरी भी हटा दी गई थी। एबीपी गंगा ने भी आपको ये तस्वीरें दिखाई थी। आज इसके साथ ही तीसरी तस्वीर जुड़ती है, जहां गंगा यमुना में जल स्तर बढ़ा तो प्रयागराज का प्रशासन भी जागा है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, और जल स्तर बढ़ने से गंगा के किनारे दफनाए गए शवों के बहने का खतरा भी बढ़ गया है। पानी बढ़ने के बाद फाफामऊ इलाके में शमशान पर शवों को कब्र से निकालकर उनका दाह संस्कार किए जाने का काम दोगुनी रफ्तार से किया जा रहा है। फाफामऊ घाट पर रोजाना 15 से 25 शवों को कब्र से निकालकर उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। जिस जगह शव को दफनाया गया उसके टापू बन जाने और चारों तरफ पानी से घिर जाने की वजह से दाह संस्कार के काम में दिक्कतें आने लगी हैं। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा किनारे बड़ी संख्या में शवों को दफनाए जाने के मामले में एबीपी नेटवर्क की खबर का लगातार असर हो रहा है। दरअसल कोरोना महामारी के दूसरे दौर में यहां पर बहुत बड़ी संख्या में गंगा किनारे शवों को दफनाया गया था। शवों को इतनी बड़ी संख्या में दफनाया गया था कि जो गंगा किनारे के शमशान घाट थे वो कब्रिस्तान में तब्दील होते नजर आए थे। एबीपी नेटवर्क के चैनलों ने इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया था। हमने ये आशंका जाहिर की थी कि जल स्तर जड़ा भी बढ़ने पर, मिट्टी का कटान होने पर ये शव कब्र से बाहर आ सकते हैं, सीधे तौर पर गंगा में समाहित हो सकते हैं, मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कही जाने वाली गंगा को प्रदूषित कर सकते हैं। हमारी वो आशंका आखिरकार सच साबित होने लगी। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ने लगा, तमाम शव कब्र से बाहर आने लगे, गंगा नदी में लटकने लगे। बहरहाल फाफामऊ घाट पर नगर निगम ने इस बारे में अच्छी पहल की। अब तक तकरीबन 100 शवों को कब्रों से निकालकर उनका
धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम के जोनल ऑफिसर नीरज कुमार सिंह को दी गई है। रोजाना दर्जनों संख्या में इसी तरीके से शवों का दाह संस्कार किया जाता है। शवों को कब्र से निकाला जाता है, विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है, चिताएं सजाई जाती हैं, उनका दाह संस्कार किया जाता है और साथ ही साथ ये कोशिश भी की जाती है कि जो मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कही जाने वाली राष्ट्रीय नदी गंगा है उसमें प्रदूषण ना फैलने पाए, इन शवों की वजह से प्रदूषण ना फैलने पाए। और जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रोजाना शवों को निकाले जाने का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है, दाह संस्कार का सिलसिला जो है वो तेज हो गया है। तो अब तक तकरीबन 100 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार या यूं कहें कि दाह संस्कार जो है पूरे विधि विधान के साथ किया जा चुका है और ये सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में यह सिलसिला और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। कोरोना महामारी के खौफ ने रिश्तों की अहमियत को भी खूब आईना दिखाया। कई लोग कोरोना की चपेट में आने के बाद भरा पूरा परिवार होने के बावजूद अकेले नजर आए, तो कई ऐसे बदनसीब भी रहे जिनकी अर्थी को अपनों ने कंधा देना नहीं जरूरी समझा, उन्हें नसीब नहीं हुआ ये कंधा। हालांकि इस मुश्किल वक्त में कई इंसान देवदूत बनकर भी सामने आए। उन्होंने इंसानियत की अनूठी मिसालें पेश की। ऐसे देवदूतों में प्रयागराज नगर निगम के जोनल ऑफिसर नीरज कुमार सिंह भी शामिल हैं, जो पिछले 10 हफ्तों में 225 से ज्यादा अज्ञात शवों को मुखाग्नि देकर उनका दाह संस्कार कर चुके हैं। नीरज सिंह ने जिन शवों की चिता अपने हाथों से सजाकर मुखाग्नि दी, उनका अंतिम संस्कार किया। उनमें दर्जन भर से ज्यादा शव ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमितों के थे। नीरज कुमार सिंह ने इसकी शुरुआत कैसे की, किससे प्रेरित होकर की, इसे लेकर नीरज कुमार सिंह से बात की हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। महामारी के इस मुश्किल वक्त में जहां कुछ लोग अपनों से दूरी बनाते नजर आए, अपनों की अर्थी को कांधा देने से बचते दिखाई दिए, वहीं संगम नगरी प्रयागराज में एक ऐसे देवदूत हैं जिनका नाम नीरज कुमार सिंह है। इन्होंने 100 से ज्यादा अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया है, अपने हाथों से मुखाग्नि दी है। इनका नाम है नीरज कुमार सिंह। नगर निगम में क्लास 2 के ऑफिसर हैं, जोनल ऑफिसर हैं। दरअसल संगम नगरी प्रयागराज में अप्रैल और मई महीने में बहुत बड़ी संख्या में गंगा किनारे शवों को दफना दिया गया था। शवों को दफनाए जाने से जो गंगा के घाट थे, जो शमशान घाट थे, वो कब्रिस्तान में तब्दील होते नजर आने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा, मिट्टी का कटान होने लगा, तो तमाम शव जो है वो कब्र से बाहर आने लगे और गंगा में समाहित होते से दिखाई दिए। तब नगर निगम ने इन शवों को कब्रों से निकालकर इनका दाह संस्कार कराए जाने का फैसला किया। नीरज जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि आपको बेशक नगर निगम ने ये जिम्मेदारी दी कि शवों का दाह संस्कार कराना है, लेकिन आप इसमें खुद भी शामिल हो गए, एक एक शवों को मुखाग्नि दे रहे हैं, उनका पूरी तरीके से विधि विधान के साथ, और जिस तरह से परिवार के सदस्य करते हैं आप एक एक शवों का उसी तरह से दाह संस्कार करते। क्या कुछ आपके मन में था? अब ये बड़ा कठिन प्रश्न कर दिया आपने। अब देखिए, ये नौकरी का हिस्सा तो नहीं है। अब चूँकि धर्म तो यही कहता है कि जितने हमारे हिंदू शव है, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनको ससम्मान संस्कार किया जाए। अब मेरे मन में ये था कि यदि ये गंगा जी में जाएंगी तो हमने चूँकि 1-2 बार चैनल में भी देखा था और उसमें भी देखा कि कुछ शव को कुत्ते नोच रहे हैं, तो और कभी कुछ आज देखिए जैसे दिखा रहा था बिहार के बॉर्डर पे कि वहाँ पे इतने शव गंगा जी में बहते चले जा रहे हैं, तो ये नहीं। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न ये है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, लोग आपको देवदूत की संज्ञा दे रहे हैं, क्या कहना आपको? ये सब विषय ठीक नहीं है। देवदूत वगैरह हम नहीं जानते। एक धर्म है, उसी का मैं निर्वाह कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो नीरज जी हैं वो मानवता का धर्म निभा रहे हैं, इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भले ही कोरोना जैसी महामारी हो, लेकिन अगर साथ मिलजुल कर सारे लोग लड़ाई लड़ें, साथ मिलजुल कर लोग एक दूसरे का सहयोग करें, तो इस महामारी पर हम आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। और यही काम नीरज कुमार सिंह कर रहे हैं, नगर निगम के जोनल अधिकारी हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ पहुंच गए हैं। यहां रहने वाली उनकी भतीजी ब्रज किशोरी वर्मा का परिवार बेहद उत्साहित है। शाम को किसी वक्त राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए राजभवन जा सकते हैं। आज राष्ट्रपति के लखनऊ आने से सभी बेहद उत्साहित हैं। शाम होने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए संवाददाता विवेक त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लखनऊ आने से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश, उत्साहित और रोमांचित हैं तो वो हैं उनकी भतीजी ब्रज किशोरी। हम इस समय राजाजीपुरम में ठीक ब्रज किशोरी जी के घर पर खड़े हैं। हम आपको दिखाएंगे कि उनका परिवार यहाँ पर उत्साहित है और राष्ट्रपति से मिलने के लिए कोशिश कर रहा है। आज शाम को जब राष्ट्रपति की हाई टी खत्म होगी उसके बाद ब्रज किशोरी जी और उनके परिवार के लोग राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। ब्रज किशोरी जी, आखिरी बार राष्ट्रपति जी से आपकी कब मुलाकात हुई? हम लोग मई में गए थे, है ना, 2 साल पहले जब कोरोना शुरू हुआ उसके 2 साल पहले मई में गए थे। उसके बाद से फिर कोरोना का टाइम आ गया तो फिर नहीं जा पाए। ये पता चला था कि राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी जब पहले राष्ट्रपति नहीं थे, उसके पहले भी जब वो सांसद थे तब अक्सर आते थे, तो आपके घर पर ही रुकते थे यहाँ? नहीं, मतलब इसके पहले जब सांसद नहीं थे उसके पहले आते थे तो रुकते थे, लेकिन जब से सांसद हो गए तब से उनको रुकने के लिए खुद ही गेस्ट हाउस मिलने लगा, है ना। तो यहाँ ये है, हाँ, मिलने आते थे। और जैसे चाची साथ में आती थी तो हम चले जाते थे गेस्ट हाउस मिलने, इस तरह होता था। और परिवार में सदस्य जो मुखिया हैं परिवार के, ब्रज किशोरी जी के पति हैं, वो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एससी आयोग के सदस्य भी रहे। हम उनसे पूछेंगे कि राष्ट्रपति जी के साथ उनका जो संबंध है वो किस तरह का है, कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर राष्ट्रपति जी आए हैं तो आपकी मुलाकात होनी है आज उनसे। आज शाम को संभव है कि आप लोग 6 बजे के बाद किसी भी समय आप उनसे मिल सकते हैं। तो अभी क्या तैयारी है आपकी? बस तैयारी कुछ नहीं, सब लोग मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि काफ़ी दिनों बाद देखेंगे, चूँकि इधर अभी बीच में बीमार भी रहे, उनका ऑपरेशन भी हुआ था, इसकी वजह से इच्छा है कि हम लोग मिलें। तो ये है रामनाथ कोविंद जी की और उनका परिवार जो शाम का इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी से शाम हो और वो राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात कर सकें, उनसे पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर सकें, अपने सुख दुख की बातें कर सकें। जल्द इनको उनकी फैमिली से मिलवाया जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद बाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। वक्त है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए खबरों का। मेरे साथ है पिंकी खंडेलवाल। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 जून से 2 जुलाई तक मांगे गए हैं। स्थानांतरित शिक्षकों को ट्रांसफर की सूचना भी मोबाइल संदेश के जरिए दी जाएगी। 15 जुलाई को 1 साल की सेवा पूरा करने वाले शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। लखनऊ माध्यमिक शिक्षकों के तबादले का ऑनलाइन आवेदन आज से 28 से 2 जून तक मांगे गए हैं और यहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है। मैसेज के जरिए उन्हें ये बता दिया जाएगा। पशुधन विभाग में घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। आज ही एसआईटी को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जस्टिस अजित कुमार के बेंच में ये सुनवाई होनी है। उत्तराखंड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 15 दिन के भीतर हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट भी जारी हो सकता है। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार लगातार धीमी पड़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1000 से नीचे आ गया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से के 46,148 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 979 मरीजों की जान गई है। अब आपको दिखाते हैं भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तस्वीर। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जोशी मठ में भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए, दर्शन किए गए।